हूँ। हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य एग्जाम पॉइंट पर स्वागत करता हूँ। तो आज हम अपने भौतिकी में ये जानेंगे चाल और वेग क्या है, त्वरण क्या है और गैलीलियो का समीकरण। तो चाल क्या होती है? किसी वस्तु या पिंड द्वारा चली गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय चाल कहलाता है। जैसे कोई वस्तु है, यहाँ से ये चलना प्रारंभ की और ये दूरी है यस यहाँ तक, और इसे चलने में टी समय लगता है। तो मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ की और यहाँ तक आकर रुक गई, यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसे कुछ समय लगा होगा। तो ये जो टोटल दूरी है, ये जो कुल दूरी है और जो कुल समय है, ये दूरी तय करने में जो लगा कुल समय है, दोनों का जो अनुपात है वही चाल है। ये कुल दूरी और कुल समय का जो अनुपात है वही चाल है। जैसे चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ये चाल है। इसे स्पीड कहते हैं। किसी वस्तु की ये चाल होगी। अगर उसकी कुल दूरी और कुल समय का हम अनुपात निकालें तो उसकी चाल पता चलेगी। ये देखिए, किसी दिशा को डिफाइन नहीं करती कि एक किस दिशा में जा रही है, कोई इसकी एक निश्चित दिशा होगी, नहीं। ये बस उस वस्तु की चाल बताती है कि इसकी चाल इतनी है, मतलब इतने समय में इतनी दूरी तय कर सकती है। मतलब इतना, अगर इतनी दूरी है तो ये इतने समय में तय करती है, तो उसकी चाल हो गई। और एक और होता है वेग। वेग हमने आपको बताया। तो वेग क्या है? वेग जो है किसी वस्तु की समय के सापेक्ष, वेग जो है किसी वस्तु की समय के सापेक्ष जो उसकी विस्थापन की दर है। विस्थापित होना हमने बताया था कि मैं अपने इस स्थान पर खड़ा हूँ, अगर मैं आगे आ रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से विस्थापित हो रहा हूँ, यहाँ से हट गया। और अगर मैं पीछे भी जा रहा हूँ तब भी अपने इस मूल स्थान से हट गया, विस्थापित हो गया। मैं इधर जाऊँ तब भी अपने इस मूल स्थान से विस्थापित हो गया, और मैं इधर जाऊँ तब भी अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गया। मान लीजिए कोई वस्तु है, इस बिंदु पर वो स्थिर है, अगर वो इधर जाती तब भी विस्थापित हो रही है अपने इस मूल बिंदु से, इधर जाती तब भी विस्थापित हो रही है अपने मूल बिंदु से, इधर जाती तब भी, मतलब किसी भी दिशा में, मतलब इस स्थान से किधर भी हट जाए वो अपने मूल स्थान से विस्थापित हो जाती है, तो वो हमारा विस्थापन होता है। तो समय के सापेक्ष अगर किसी वस्तु के विस्थापन की दर, किसी वस्तु की समय के सापेक्ष विस्थापन की जो दर है वो वेग कहलाती है। और वेग जो होता है एक निश्चित दिशा को डिफाइन करता है। अगर कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में विस्थापित हो रही है और समय के साथ उसके विस्थापन के साथ साथ समय में उसके परिवर्तन हो रहा है, समय में हमेशा परिवर्तन होता है, इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु है वो किसी निश्चित दिशा में समय के साथ साथ उसके विस्थापन में परिवर्तन होता है तो उसका वेग कहलाएगा। आइए जानते हैं कैसे। तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिए। अब हम जानते हैं वेग बराबर क्या होता है। वेग, चाल को हम स्पीड कहते हैं, जानते हैं आप, स्पीड, और इसे वेलासिटी, वेलासिटी आपको लिखना है तो लिख लीजिए। हमने आपको बताया वेग बराबर, हमने बताया विस्थापन
विस्थापन बटे समय, ये आपका वेग है। तो वेग है, तो हमने आपको क्या बताया कि किसी वस्तु का समय के सापेक्ष अगर समय के सापेक्ष उसकी जो विस्थापन की दर है, विस्थापन की दर का मतलब वो कितनी विस्थापित हो रही है, वही उसका वेग है। मतलब समय के साथ साथ उसमें विस्थापन हो रहा है। मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है, अब हम कहते हैं समय हमारा शुरू हुआ और वो देखिए अपने जगह से विस्थापित हो रही थी, इसमें समय तो लग रहा है ना, समय के साथ साथ देखिए विस्थापित हो रही है, आगे बढ़ रही है। तो यही हम कह रहे हैं, अगर कोई वस्तु है और समय के साथ उसकी जो विस्थापन की दर है वही उसका वेग होगा, और यह एक निश्चित दिशा को डिफाइन करता है। मतलब अगर किसी निश्चित दिशा में कोई वस्तु विस्थापित हो रही है और साथ साथ समय के साथ, तो हम कहेंगे कि उस वस्तु का एक वेग है, वो एक वेग से विस्थापित हो रही है, यही वेग है और कुछ है नहीं। और देखिए चाल और वेग दोनों का जो मात्रक है वो मीटर पर सेकेंड होता है, क्योंकि दूरी को भी हम मीटर में मापते हैं, विस्थापन को भी हम मीटर में मापते हैं। हमने आपको ये सब बताया है, और समय को आप जानते हैं सेकंड में। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी की मात्रक मीटर हो गया, समय की मात्रक सेकंड, तो हो गया ना मात्रक चाल का मीटर बटे सेकंड, मतलब मीटर प्रति सेकंड। और इसी प्रकार विस्थापन का यहाँ मात्रक हो गया मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो हो गया वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। तो ये था वेग और चाल में अंतर, तो आपने इसे समझ लिया। हमने कहा वेग एक निश्चित दिशा को डिफाइन करता है। आपको हमने बताया था जिसमें दिशा होगी वो सदिश राशि होगी, और जिसमें दिशा नहीं होगी वो अदिश राशि। हमने चाल में आपको दिशा नहीं बताया। तो चाल आपकी क्या है, अदिश राशि है, और वेग क्या है, सदिश राशि है। तो आइए अब हम जानते हैं ये जो गैलीलियो जी हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या समीकरण दिया। तो आपने पढ़ा होगा v बराबर u प्लस AT, एक सूत्र आपने ये भी पढ़ा होगा। देखिए जो ये सूत्र है इन्हें हम दिखा सकते हैं आपको, मतलब ये कैसे आए, कहाँ से आए, लेकिन कोई मतलब नहीं है, इंटर के बेस पे है। अगर हम इंटर वालों को पढ़ाते तो बताते कैसे आए, लेकिन आप बस जानते रहिए ये क्या है। और एक आपने पढ़ा होगा यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आप एक और पढ़े होंगे V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। तो V क्या है, ये आपका ये V क्या है, तो देखिए V जो है आपका VSAT, तो V आपका अंतिम वेग है, अंतिम वेग। U आपका प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग। यस आपका है दूरी, और A आपका है त्वरण। हाँ हमने त्वरण आपको नहीं बताया, त्वरण बता देते हैं इसके पहले, तब इसके बारे में जानते। और T है समय। त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की समय दर त्वरण है। वेग परिवर्तन की समय दर त्वरण है, यानी त्वरण ए बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन क्या है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है,
हाँ देखिए, त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन क्या है? आप मान लीजिए जा रहे हैं, ऐसे कोई वस्तु है ऐसे जा रही है, वो यहाँ तक गई, तेज गई या स्लो गई, यहाँ तक वो तेज गई या स्लो। मान लीजिए शुरुआत में कोई वस्तु चलती है तो स्लो ही रहती है ना, स्लो हुई, स्लो गई। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है उसके वेग में परिवर्तन होता जा रहा है। देखिए, वेग परिवर्तन होते होते वो अधिकतम वेग प्राप्त कर ली, उसका एक वेग होगा। अब वो यहाँ से धीरे धीरे उसका वेग कम हो रहा, मतलब उसका जो वेग है वो धीरे धीरे कम हो रहा, वो स्लो होती जा रही है। अभी स्लो से तेज हो रही थी, फिर स्लो हो रही है। यही है वेग परिवर्तन, मतलब वेग में परिवर्तन। कभी उसका वेग ज़्यादा हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है, तो कभी कम से ज़्यादा हो रहा है। तो यही वेग परिवर्तन, अगर किसी वस्तु में वेग परिवर्तन हो रहा है और साथ साथ में समय के साथ साथ उसका वेग परिवर्तन होता है, 5 सेकंड में वो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है, फिर अगले 5 सेकंड में मान लीजिए वो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है। मान लीजिए ये 10 मीटर है, ये 5 सेकंड में जा रही है, फिर अगले 5 सेकंड में 20 मीटर जा रही है, फिर 5 सेकंड में 20 मीटर जा रही है, फिर अगले 5 सेकंड में 15 मीटर जा रही है। देख रहे हैं, समय तो हमारा बराबर है, 5-5 सेकंड लग रहा है, लेकिन कभी 10 मीटर जा रही है 5 सेकंड में, कभी 20 मीटर, कभी 15 मीटर, तो कभी 5 मीटर। तो यही है वेग परिवर्तन। अगर वस्तु में वेग परिवर्तन होगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो ये है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय दर। एक्सीलेटर आप गाड़ी चलाते हैं ना, एक्सीलेटर जब आप ऐसे घुमाते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाती है, और जब कम करना होता तब आप क्लच छोड़ दीजिए, एक्सीलेटर आप धीरे धीरे कम करिए, गाड़ी वेग कम हो जाएगा। चलाए होंगे, जानते होंगे। तो वही जो एक्सीलेटर है वही देखिए त्वरण का काम कर रहा है उसमें, मतलब वेग को बढ़ा रहा है, कम कर रहा है। जब उसी से हम बढ़ाते हैं वेग को तो त्वरण बढ़ जाता है, जब उसी से हम कम करते हैं तो त्वरण कम हो जाता है। यही है त्वरण। तो वेग परिवर्तन आपको अभी हमने बताया, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो इससे हम देखिए वेग परिवर्तन को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यू ये अधिक हो सकता है या कम हो सकता है बटे समय के, ऐसे भी डिफाइन करते हैं। तो हमने बताया वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। अभी कुछ समय पहले आप वीडियो आप पीछे करके देख लीजिएगा, हमने क्या परिभाषा दी। तो हमने इसका मात्रक बताया मीटर पर सेकंड, और इसी के बटे फिर सेकंड लिखा हुआ है, हमने इसे भी लिख दिया सेकंड। अब क्या होगा? तो इसके बराबर हो जाएगा ये आप ज़रा देख लीजिएगा, ये जो हम बताए हैं दिखाई नहीं दिया होगा। ये हमने जो आपको बताया कि 5 सेकंड में 10 मीटर जा रही है, फिर 5 सेकंड में 20 मीटर, फिर 5 सेकंड में 15 मीटर। तो मीटर पर सेकंड, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा मीटर और बटे सेकंड था, और आपको 1 सेकंड और मिला, दोनों मिलकर कितना होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होता है त्वरण का मात्रक। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। तो गैलीलियो साहब जो थे उन्होंने बताया, अगर हमारे पास प्रारंभिक वेग हो, अंतिम वेग हो, और त्वरण और समय हो और दूरी हो, तो हमें कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें ए का मान ज्ञात करना है, त्वरण कोई वस्तु है, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ये हम मिटा रहे हैं। अगर हम आपसे कह दें, आपको हम समय दे दें और ए दे दें, और हम आपको मतलब ये जो है इन चारों में से हम किसी तीन का मान आपको दे दें, हम कह दें कि एक का मान बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे देखिए, इसका उपयोग हम जितना है उतना हम बताएंगे, उससे ज़्यादा नहीं।
तो अगर हम कह दें कि अंतिम वेग आपको बताना है, हमने प्रारंभिक वेग दे दिया 0 और त्वरण मान लीजिए दे दिया हम आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और समय हम आपको दे दिया 20 सेकंड। तो हमने अगर पूछ लिया कि उसका अंतिम वेग कितना होगा, यहीं से अंतिम वेग कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे? देखिए v बराबर u का मान आपको पता है 0 है, a का मान आपको पता है 10 है और t का मान आपको पता है 20 सेकंड है। ये 10 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर ये 20 सेकंड है। तो v बराबर आपको क्या होगा? 0, कोई मतलब नहीं है। तो 10 गुणे 20 बराबर 200 मीटर पर सेकंड। यह आपको वेग पता होगा, अंतिम वेग वस्तु का कितना होगा। अगर यही हम कहते हैं आपसे, मान लीजिए अंतिम वेग इसका जो है ये 200 मीटर पर सेकंड है, 200 मीटर पर सेकंड, और आपसे हम कह दें कि उसका प्रारंभिक वेग बताइए, तो आप क्या करेंगे, कैसे बताएंगे? तो बिल्कुल ऐसे ही v बराबर आप 200 रख दीजिए v के स्थान पर इसके, और बराबर आपको u पता नहीं है, u निकालना है। अब हमारे पास a का मान पता है 10 मीटर पर सेकंड और गुणे t का मान पता है 20 सेकंड। तो अब हम u का मान निकाल लेते हैं। तो पहले से 200 इधर लिखा हुआ है और इससे हम जब पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको कैलकुलेशन आता होगा। तो बराबर 0, देखिए प्रारंभिक वेग 0 हो गया, निकल गया। और हम अब इसी में आपको प्रारंभिक वेग आपका 0 दिया है, आपको त्वरण निकालना है, तब क्या करेंगे आप? कोई वस्तु है, त्वरण निकालना, तब आप क्या करेंगे? सेम है प्रोसेस, ए की जगह को ए लिख देंगे। देखिए इससे 200 हो गया बराबर 0 हो गया, प्लस हमें ए का मान निकालना है, हमें टी का मान पता है 20 है। तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, ये 0 से 0 कटेगा, तो ए बराबर हमें मिल जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी प्रकार आप टी का मान निकाल लीजिएगा। और दूसरा सूत्र हमने आपको बताया यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आपको दूरी निकालना हो और ये सारे मान आपके पास उपलब्ध हो, मतलब u का मान भी हो, t का मान भी हो, a का मान भी हो, t का मान जो होगा वो यहाँ पर भी होगा। तो देखिए इसमें आपके पास है क्या? अगर आपके पास सिर्फ u दिया हो, यस निकालना हो, या मान लीजिए u, यस और t आपको दिया हो, इतने 3 चीज दिया हो, और आपसे किसी एक का मान पूछ ले, चाहे t का, चाहे यस का, चाहे u का, तब इसके लिए इस फार्मूले को उपयोग करते हैं। अगर आपके पास v दिया हो, u दिया हो, a दिया हो और t दिया हो, तो a इसके लिए है और a किसके लिए है? ये है आपको v बराबर u प्लस ए टी। और आपके पास एक और सूत्र है, अगर आपको v भी दिया हो, u भी दिया हो और a भी दिया हो, यस भी दिया हो, बस इतना अगर आपको दिया हो, तो आप कौन से सूत्र का उपयोग करेंगे? इसके लिए आपके पास है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो तीनों सूत्र थे, उन्हें हमको क्यों 3 सूत्र दिए गए अलग अलग, इसीलिए कि अलग अलग जब मान हो तो हम निकाल सकें। अगर मान लीजिए ये सब आ जाए एक ही साथ में, इसमें समय भी जोड़ दिया जाए और इसमें दूरी भी जोड़ दिया जाए, तो कैसे निकालेंगे? इसीलिए इसका उपयोग हम करते हैं। आपको कैलकुलेशन आता होगा, आप इतनी बड़ी तैयारी करते हैं, तो अब इसके ऊपर हमें सवाल बताने की ज़रूरत नहीं है। बस तो हमने यहाँ तक पढ़ा। और देखिए आगे है एक वृत्तीय गति। इसे हम कहते हैं सर्कुलेशन मोशन। सर्कुलेशन मोशन
तब वृत्तिगत क्या होती है? किसी पिंड के द्वारा किसी वृत्तीय परिपथ पर या वृत्तीय पथ पर गति करना वृत्तीय गति है। उस पिंड की और वृत्तीय गति है। यदि कोई पिंड मान लीजिए है यहाँ पर और ये इस परिपथ पर ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसके चारों तरफ गोल 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 एकदम घूम रहा है, तो ये हो गई इसकी वृत्तीय गति। और वृत्तीय गति अलग नहीं है, बस यही है। तो अगर कोई पिंड देखिए घूम रहा है, उसका एक द्रव्यमान होता है, उसमें एक वेग होता है और इसमें एक दिशा भी होगी। ये तीन चीज़ें इसमें निश्चित रूप से होंगी। और ये जो आपकी दिशा है ये लगातार परिवर्तित होती रहेगी। जैसे देख लीजिए, अगर पिंड यहाँ है तो इस दिशा में जा रहा है, पिंड अगर यहाँ है तो इस दिशा को दिखा रहा है, पिंड यहाँ है तो इस दिशा को दिखा रहा है। देखिए दिशा बदल रही है ना। दिशा क्या है? परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। और इसमें वेग भी है, इसमें वेग है तो त्वरण भी होगा, ये भी जानते हैं आप। तो हमने आपको इसे इसलिए बताया। इसके बाद हम जानेंगे अभिकेंद्री बल क्या है, अपकेंद्री बल क्या है, बल क्या है। तो हम आपको इसी के आगे अब पढ़ेंगे और आपको बताएंगे बल क्या होता है। बल के बारे में शायद हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो हम इसमें ये दोनों जान लेते हैं, अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल क्या है। अभिकेंद्री बल, केंद्रीय बल और अपकेंद्री बल, केंद्रीय बल। अभि मतलब अंदर की ओर, अभि का मतलब अंदर की ओर, अप का मतलब बाहर की ओर, और केंद्रिक मतलब केंद्र। तो अभि केंद्रीय, अभि का मतलब अंदर की ओर, केंद्र का मतलब केंद्र। ऐसा बल जो केंद्र की ओर लगे, ऐसा बल जो केंद्र की ओर लगे, जिसका झुकाव केंद्र की ओर हो, उसे अभिकेंद्री बल कहेंगे। और अप का मतलब बाहर, केंद्रीय मतलब केंद्र से, और बल का मतलब बल, मतलब ऐसा बल जो केंद्र से बाहर की ओर लगता हो उसे अपकेंद्री बल कहते हैं। मान लीजिए एक कोई परिपथ है, गोला है और एक केंद्र है। तो अगर आप इस कोई वस्तु इस गोले पर ऐसे घुमा रहे हैं, रस्सी, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, एक बाल्टी लिए हैं, रस्सी से बांधकर ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो एक बल काम करेगा उस रस्सी पर। एक बल तो इधर काम कर रहा है बाल्टी को, मतलब इसे स्वतंत्र वेग देने के लिए, मतलब कि बाल्टी स्वतंत्र वेग से एक दिशा में चल दे, मतलब एक दिशा दे रहा है, मतलब एक निश्चित दिशा में जाए। और एक बल देखिए इधर काम कर रहा है कि जो इसे केंद्र की ओर खींचकर बनाए हुए है। यहाँ पर आप है ना, जो आप एक बल लगा रहे हैं रस्सी को, उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं, और रस्सी एक बल लगा रही है अपनी तरफ, बाल्टी एक बल लगा रही है, वो आपको अपनी तरफ खींच रही है। तो आप दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचे, जो आप अपनी तरफ खींच रहे हैं वो केंद्रीय बल है, और जो बाल्टी जो आपको अपनी तरफ खींच रही है, मतलब स्वतंत्र रूप से उस परिपथ से बाहर जाने के लिए, वो अपकेंद्रीय बल है। तो इसका प्रयोग कहाँ है? आपने मोड़ पर देखा होगा, अगर कोई मोड़ है, आप जाते हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे मोड़ है, तो जब आप साइकिल या गाड़ी या किसी भी वाहन से जाते हैं, जब मुड़ते हैं आप, तो वाहन आपका ऐसे थोड़ा झुक जाता है केंद्र की ओर, ऐसे झुक जाता है। क्यों झुकता है? अगर वो ना झुके तो मुड़ेगा ही नहीं, वो सीधा चला जाएगा, या हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो जब वो केंद्र की ओर से एक बल लगाया जाता है उस पर, और उसी बल की वजह से वो मुड़ जाता है। तो देखिए उस समय उस पर दो बल कार्य करते हैं। मान लीजिए आप किसी बड़े वाहन में बैठकर जा रहे हैं, मान लीजिए बस है या कुछ भी, जब वो मोड़ पर ऐसे मुड़ती है, यहाँ पर ऐसे मुड़ती है, तो वो इधर मुड़ रही है, इधर ऐसे मुड़ रही है, और आप इधर झुक जाते हैं, जस्ट अपोजिट। तो आप पर भी एक बल कार्य करता है, वह बल अपकेंद्री बल है, जो आपको केंद्र से बाहर की ओर ले जा रहा है, और जो बस पर बल कार्य कर रहा है उसे केंद्र की ओर ले जा रहा है, इसलिए बस ऐसे झुक जाती है और आप जस्ट अपोजिट झुकते हैं। यही अंतर है अपकेंद्री और अभिकेंद्री बल में।
हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अपकेंद्री और अभिकेंद्री बल। और एक इस अभिकेंद्री बल या अपकेंद्री बल का मान आप कैसे निकालेंगे। तो एक सूत्र होता है F बराबर mv² बटे r। एक कैसे देखिए, हमने आपको अभी बताया कोई पिंड है बीच में, ये केंद्र है, केंद्र से कोई वस्तु है जो चारों तरफ इसकी घूम रही है, तो इसकी एक दूरी होगी केंद्र से वस्तु की केंद्र से एक दूरी होगी, और इसका कुछ द्रव्यमान भी होगा। अगर ये घूम रही है तो इसका वेग भी होगा, ये तीनों होंगे। और अगर ये ऐसे घूम रही है तो जाहिर सी बात है इस पर कोई ना कोई बल लग रहा होगा, चाहे वो बल बाहर की ओर लगे चाहे ये बल अंदर की ओर लगे, तो लेकिन बल लग रहा है। तो अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो हमारे लिए एक सूत्र है F बराबर mv² बटे r। अगर हमसे पूछा जाए, अगर हमें इनमें से कोई एक मान पूछ लिया जाए और बाकी सारे मान हमें दे दिए जाए तो हम निकालेंगे। एसएससी में सारे मान आपको दे दिया जाएगा, एक मान निकालना होगा, आप निकाल लेंगे। इसका मात्रक आप जानते हैं, बल का मात्रक न्यूटन होता है। यही है इसका सूत्र। अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इससे ज़्यादा और इसमें कुछ नहीं है। और यूपीएससी के लिए ये एप्लीकेशन के रूप में पूछा जाता है। एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग। इसका प्रयोग कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए आप मौत का कुआं देखे होंगे, उसमें जो वो गोल गोल गाड़ी घुमाता है, घुमाने वाला जो क्या कहते हैं उसे, सर्कस करने वाला जो होता है, वो जब घुमाता है तो गाड़ी गोल गोल क्यों घूमती रहती है, गोल गोल घूमते घूमते ऊपर आ जाती है, नीचे क्यों नहीं गिरता। वो इसी कारण नहीं गिरता, उसके ऊपर एक बल कार्य करता है जिसे हम अभिकेंद्री बल कहते हैं। और आपने मथनी देखा होगा गांव में, दही जिससे मथी जाती है, फिर इसके बाद उससे मक्खन निकाला जाता है, तो वो जो मथनी है वो बाहर की ओर फेंकती है, एक बल लगाती है बाहर की ओर, वो मक्खन को बाहर की ओर झटका देकर फेंकती है। तो अपकेंद्री बल है, अपकेंद्री बल के कारण ऐसा होता है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो कपड़े धुलने वाली मशीन है, उसमें जो पानी है, कपड़े को जब धुलता है तो पानी बाहर की ओर फेंकता है, ऐसे 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 घूमती है तो ऐसे पानी को बाहर की ओर फेंकता है। मान लीजिए वो ऐसे मशीन में घूम रही है ऐसे से, तो पानी ऐसे ऐसे बाहर की ओर फेंकती है। अपकेंद्री बल का उदाहरण है, हमने बताया किसी मोड़ पर आप मुड़ते हैं तो अपकेंद्री, जब आप मुड़ते हैं तो आप झुक जाते हैं ऐसे। या मान लीजिए आप किसी ग्राउंड पर दौड़ रहे हैं गोल गोल, और आप देखते हैं एक सिरा आपका ऐसे झुका हुआ है, क्यों झुका हुआ है, अभिकेंद्री बल के कारण आप झुके रहते हैं, क्योंकि उसके केंद्र की तरफ एक बल लग रहा है जो आपको झुका देता है। और हमने आपको एक उदाहरण और दिया, अगर आप वाहन में सफ़र कर रहे हैं, किसी मोड़ पर वाहन मुड़ता है तो वाहन तो केंद्र की ओर झुक रहा है, उस पर एक बल लग रहा है, लेकिन आप पर एक और बल लग रहा है, और वो बल अपकेंद्री, जिसके कारण आप जस्ट अपोजिट झुक जाते हैं। तो ये हो गया अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल। मैं उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा, और इसका अनुप्रयोग है आपके दैनिक जीवन में। आप अगर इस पर विचार करेंगे तो बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, क्योंकि उदाहरणों की कमी नहीं है। तो आज इस क्लास में और इस चैप्टर में बस इतना ही। अब हम आगे पढ़ेंगे कि प्रक्षेपगत क्या है। प्रक्षेपगत के बाद हम ये जानेंगे कि पलायन वेग क्या है, और फिर हम ये जानेंगे ससंजन आसंजन बल क्या है। हम कुछ और बलों के बारे में जानेंगे, जैसे नाटकीय बल क्या है, और हमें जानेंगे वांडरवाल्ड बल क्या है, वांडरवार बल क्या है, और हम ये भी जानेंगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, और हम ये भी जानेंगे दो आवेशों के बीच जो आकर्षण प्रतिकर्षण के कारण जो बल लगता है उसे हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। विद्युत चुंबकीय बल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम आगे क्लास में इतना पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।